हाँ लगेगा, एक्चुअली लिंक नहीं है। हेलो एवरीवन, और जैसा कि पीएनसी चल रहा है, पीएनसी में अपने ग्रुप डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, ठीक है ना। ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप को पर्सन्स में डिवाइड कैसे करते हैं, ये वही फंडा हमने पढ़ा। दो ग्रुप तुमने बनाए, उनको कैसे पर्सन्स में डिवाइड करना है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। ये सारी स्टडी हमने की, ओके। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था एन टॉयज को एन चिल्ड्रंस में डिवाइड करना था, राइट है नहीं। तो हमने उसमें एक हल्की सी मिस्टेक की थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान नहीं था, मेरा दिमाग चिल्ड्रन पर नहीं था, राइट है, मेरा दिमाग वाले चाइल्ड पे था। तो हमने निकाला आंसर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर n-2, ठीक है ना, ऐसे निकाला। लेकिन देखो, ये तुमने ग्रुप बनाया, लेकिन खास बात बताओ, ये देखो कितने थिंग्स का डिवीजन है, ये तो आइडेंटिकल थिंग्स हो गए ना, और टोटल कितने एन ग्रुप्स, एन ग्रुप आइडेंटिकल, एन ग्रुप में सेम ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक तरह से, सेम नंबर पर आइडेंटिकल, तो डिवाइड बाई एन फैक्टर करो, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, अच्छा एक क्या था, 2, एक गाइस, एक बंदे को क्या मैं दूंगा, एक चिल्ड्रन को मैं 2 टॉयज दूंगा, तो 2 फैक्टर डिवाइड, राइट है कि नहीं। टोटल कितने हो गए एन ग्रुप्स। अब एन ग्रुप्स में एक तरह से आइडेंटिकल केस हो गया, एक तरह से आइडेंटिकल केस, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ग्रुप में क्या है, इक्वल थिंग्स है, तो डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम कर रहे हो ना, किस में डिवाइड कर रहे हो, चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन क्या हो गए, पर्सन्स, तो मल्टीप्लाइड विद 2 एन फैक्टोरियल, तो ये काट दो, ये कितना 1, ये कितना 1, हटेगी नहीं, कोई दिक्कत समझ में आया, तो ये आंसर आ जाएगा, हटेगी। तो आंसर तो वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा समझाने में, आंसर तो यही आता है NC2, थोड़ा सा मैंने ये नहीं बताया था एन फैक्टोरियल डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है ना, वो इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में कल चिल्ड्रन वाली बात निकल गई थी। चिल्ड्रन मतलब एक्चुअल में पर्सन्स के बीच में डिवाइड कर रहे हो तुम, राइट है कि नहीं, ओके। तो आज का जो फंडा है ना, कल हमने ग्रुप डिवीजन पढ़ लिया था, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, आज जो हम फंडा करेंगे वो करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट्स को आर बॉक्सेस में कैसे रखें, चाहे बॉक्स खाली भी हो सकता है, खाली नहीं भी हो सकता है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड, एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड, हो सकता है बोल दे एक बॉक्स में एक ही बॉल हो सकता है बोल दे एक बॉक्स में कितनी बॉक्स रखो, हो सकता है यही बोल दे कि ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो ये हम किस पढ़ेंगे, तो उसमें लिखिएगा पहला टॉपिक आज के लिए क्या करना है, लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects in different boxes, ठीक है ना। if any number of object are placed in any box, ठीक है ना, empty boxes are allowed, क्वेश्चन को देख लेना क्या बोल रहा है। वैसे मुझे ये टॉपिक रहा है, सीधा क्वेश्चन करा तो भी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। पर चलो छोड़ो, क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, देखना सुनो क्या बोला है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, सुनना मेरी बात, एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड, ठीक है ना। अब एन बॉक्स से, लेकिन देखो बॉक्स कैसे डिफरेंट, ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफरेंट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे डिस्टिंक्ट। ध्यान रखना, हर एक चीज में चेंज होता है, कभी कभी आइडेंटिकल बोलेगा, कभी कभी डिफरेंट बोलेगा, ये चीजें बस क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, सारा फंडा तुम्हें पता होता, सिर्फ चेंज करता है लैंग्वेज को, राइट है। इसमें देखना पीएनसी में यही फंडा रहता है, यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं, राइट है। तो यहां क्या बोलेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट,
अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे करूं, देखो ध्यान से, मेरे पास आर बॉक्स है, आर बॉक्स, आर नहीं, पहले मैं 2 ही बॉक्स ले लूं, व्हेन 2 बॉक्सेस, ठीक है ना, 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2, ठीक है ना। मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने, एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर मैं लूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कितने पास कितनी चॉइस, 2, या तो इसमें रखूं या इसमें रखूं, इट्स माय चॉइस, मेरे पास कितनी चॉइस, 2 चॉइसेस, इज दैट क्लियर। सेकंड ऑब्जेक्ट, कितनी चॉइस, 2 चॉइस, अगेन 2 चॉइस, सही है ना, आइदर इन और इन, आइदर बॉक्स इन, आइदर इन द बॉक्स 1 और इन द बॉक्स 2। थर्ड ऑब्जेक्ट, बोलो भाई, इसके पास भी 2 चॉइस, इसका मतलब nth ऑब्जेक्ट, इसके पास भी कितनी, 2 चॉइस। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें खाली भी केस आ चुका है, मतलब ऐसा केस भी आ सकता है तो कोई बॉक्स खाली नहीं है, कैसे हो सकता है, पहला ऑब्जेक्ट इसमें आओ, सेकंड भी इसमें आ जाए, थर्ड भी इसमें आ जाए, फोर्थ भी इसमें आ जाए, तो खाली ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, खाली बॉक्स भी आइडेंटिटी, मैंने चॉइस ली है आइदर दिस और दिस, ठीक है ना। अब मुझे रखने के लिए तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का चॉइस है, ये ओनली सेकंड है, मुझे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बोलो भाई कितना, सबका मल्टीप्लाई आया क्या, सबके लिए, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई, अप टू n टाइम, अप टू n टाइम मतलब 2 रेज़ टू पावर n, ये 2 बॉक्स लिए मैंने तब, इसको नोट कर लें 2 बॉक्स से, अगर मैं 3 बॉक्स हूं तो इसको नोट कर लें 2 बॉक्स के हिसाब से। अब देखो मैं 3 बॉक्स लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लें, समझ में आएगा, बहुत शानदार चीज है। अब अगर मैं 3 बॉक्स लेता हूं, 3 बॉक्स, बॉक्स 3 यहां लिख रहा हूं, ये लिख दिया बॉक्स 1, ये 2 एंड दिस वन 3, ऑब्जेक्ट 1, कितनी चॉइस इसके पास, 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस। ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 also have 3 choices, 3 choices, is that clear? Object 3, this is also have 3 choices, 3, that means nth object कितने चॉइस रख रहा है, nth ऑब्जेक्ट के पास n चॉइस, n चॉइस को समझ रहे हो, आइदर इन दिस ग्रुप, आइदर इन दिस बॉक्स, आइदर इन दिस बॉक्स, हो सकता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसी में आ जाएं, दोनों बॉक्स खाली रह गए, हो सकता है इसी में आ जाए, हो सकता है इसमें आ जाए, हो सकता है एक एक आए, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यानी कि सारा केस क्लियर है इसमें, कि इसमें खाली भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता, चॉइस बोला मैं आइदर और, आइदर और मतलब एक खाली भी हो सकता है, दूसरा खाली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये nth ऑब्जेक्ट मतलब इसके पास भी कितने चॉइस, 3 चॉइसेस। अब मुझे सारे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का चाहिए, ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट का, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का सारे का चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव फंडा, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, कितना आ गया, सबका मल्टीप्लाई 3n, इसका मतलब यहां पर बॉक्स कितने हैं मेरे पास, इन आर डिफरेंट बॉक्सेस, मेरे पास कितने बॉक्स, आर, कैसे बॉक्स, डिफरेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कितनी चॉइस, आर चॉइस, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आर चॉइस, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आर चॉइस, अप टू डॉट डॉट डॉट, nth ऑब्जेक्ट के लिए आर चॉइस, इसका मतलब
n distribution, then distribution of n objects will be r raised to the power n. Is that clear now? तो लिखना मेरा आंसर. Then similarly distribution of n distinct objects in r different boxes. बोलो भाई कितना r raised to the power n. Is that clear not? ठीक है ना, फंडा समझ में आया क्या बोल रहा है? इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, सेमी फंडा चलेगा, ठीक है ना? ओके. अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. देखो कैसे. पहले मैं इसको समझता हूं. टू बॉक्सेस का अल्टरनेट मेथड लिख लेना. अगर तुम्हें यहां से कंफ्यूज आ जाए, वैसे समझ में आ गया मुझे लगता है भाई, ये सबसे इजी मेथड है. फिर भी मैं एक मेथड और बताता हूं, अल्टरनेट मेथड डाल के लिखना. क्योंकि पीएनसी में जितने डिफरेंट मेथड आए, जितने ज्यादा तरीके से तुम सोच सकते हो, वही सबसे बेस्ट थिंग है अल्टरनेट मेथड. सुनिएगा, टू बॉक्सेस है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो, हर एक बॉक्स के पास, कोई भी बॉक्स हो, हर एक बॉक्स के पास कितने चॉइस है? हर एक बॉक्स के पास टू चॉइस हो सकती है. कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए टू चॉइसेस. लेकिन मैं बॉक्स के, इन केस ऑफ बॉक्स, पहले मैं क्या ऑब्जेक्ट के केस में देख रहा था. अब अगर मैं बॉक्स के केस में देखूं तो हो सकता है मैं बॉक्स के लिए कोई ऑब्जेक्ट, एक भी बॉक्स के लिए कोई ऑब्जेक्ट चूज ही ना करूं. NC0. इज दैट क्लियर ना? कोई भी ऑब्जेक्ट मैं चूज ही नहीं किया, दोनों बॉक्स खाली रखे. हो सकता है दोनों बॉक्स में एक एक ऑब्जेक्ट रखा, तो एक ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करूंगा. हो सकता है 2 सेलेक्ट करूं, हो सकता है 3 सेलेक्ट करूं, एंड डॉट 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 कहां तक? NCN तक. तो ये खाली वाला ऑब्जेक्ट आ गया. हो सकता है पहले एक बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा बॉक्स खाली हो. सारा केस क्लियर है कि नहीं? खाली भी चल रहे हैं साथ में, समझ में आया कि? तो यहां भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड, यहां भी सेटिस्फाइड. इज दैट क्लियर ना? लेकिन अप टू कितना? अप टू n टर्म्स होगा, बिकॉज मेरे पास ऑब्जेक्ट कितना है? n टर्म्स. अप टू n टर्म्स. अब मुझे बताओ, कंडीशन तो यहां भी सेटिस्फाइड है. कोई ऑब्जेक्ट ही खाली है, ये भी खाली. इसमें एक में ऑब्जेक्ट है, दूसरा बॉक्स क्या है? खाली. तो प्लस साइन. और मुझे बात बताओ, मैंने तुम्हें किसी जमाने में लिखाया था कि NC02 सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम NC0 to NCN इज ऑलरेडी इक्वल टू 2 raised to power n. इज दैट क्लियर? ऐसे अगर 3 ऑब्जेक्ट हो तो 3 raised to power n. ऐसे अगर r है ऑब्जेक्ट हो तो r raised to the power n. ठीक है ना? तो मेरा पहला वाला मेथड तुम्हें समझ में आएगा, सिंपल मेथड है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन लिखो. फाइंड द नंबर ऑफ वेज. फाइंड द नंबर ऑफ वेज. Number of ways in which n distinct objects can be kept into two identical boxes. क्वेश्चन को ध्यान सुन लेना. आइडेंटिकल बॉक्स बोला इसने. पहले मैं कौन सा केस लेके चल रहा था? डिफरेंट बॉक्स. लेकिन इन दिस केस बोथ द बॉक्सेस आर आइडेंटिकल. इज दैट क्लियर? so that no box remain empty
कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, एम्प्टी। इज दैट क्लियर? तो सिंपल फंडा, बॉक्स 1 V1 लिखा, बॉक्स 2 V2 लिखा, हर एक टोटल ऑब्जेक्ट कितने, टोटल ऑब्जेक्ट 2n, 2 बॉक्स के लिए 2n, 3 बॉक्स के लिए 3n, 4 बॉक्स के लिए 4n, r बॉक्स के लिए r/n। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें देखो दो केस कैसे, इसने बोला नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज व्हेन बॉक्सेस आर एम्प्टी। अब एम्प्टी बॉक्स का केस क्या है सर? मैंने कहा 2, आइदर दिस बॉक्स रिमेन और दिस बॉक्स रिमेन, आइदर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें कोई एलिमेंट नहीं, दो ही तो केस। सो एक्चुअल केस, सो नंबर ऑफ वेज व्हेन नो बॉक्स, व्हेन number of ways when no box remain empty, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे सर टोटल -2, ठीक है ना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। दो बॉक्स कैसे हैं? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब ये 2n वाला केस है ना, चाहे मैं इसमें रखूं चाहे मैं इसमें रखूं, दोनों क्या हो गए? सेम ही बात होगी, क्योंकि बॉक्स कैसे हैं? एम्प्टी। दैट इज, इसका मतलब ये जो प्रोसेस तुमने टोटल लिया है ना, ये एक्चुअली 2 बार काउंट हो चुका है, बिकॉज बॉक्सेस आर एम्प्टी, बट बॉक्सेस आर एम्प्टी, सॉरी आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल केस है तो तुम्हारे पास 2 रेड बॉल है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है ना। अब दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, उनको 2 मटके में रखना है, दोनों मटके आइडेंटिकल है, तो किसी भी मटके में रखूं एक ही बात लगेगी मुझे, तो रटेगी नहीं। तो सिमिलर के तो ये बोला, जो ऑब्जेक्ट तुमने टोटल लिया है ना, टोटल प्रोसेस, चाहे मैं इस बॉक्स पर रखूं चाहे मैं इस बॉक्स पर रखूं, बात तो एक ही है ना, बिकॉज बोथ द बॉक्स आर सेम आइडेंटिटी, सेम प्रोसेस, सेम थिंग। तो कितना आएगा? ये मतलब तुमने जो टोटल प्रोसेस लिया है ना, ये मैंने लिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट बॉक्सेस के लिए, 4 डिफरेंट बॉक्सेस, सही है कि नहीं? r/n 4 डिफरेंट बॉक्सेस, नॉट 4 सेम बॉक्सेस, आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो मेरे आइडेंटिकल बॉक्सेस के लिए क्या होगा? मैंने कहा डिवाइड कर दो। सो एक्चुअल बेस, बोलो भाई, एक्चुअल बेस ये 2 बार काउंट हो चुका है ना, तो 2 का डिवाइड कर दो, 2n - 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज आवर एक्चुअल आंसर, ठीक है ना। नोट कर लेना, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल रही, बहुत इजी, बस सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। इसको लैंग्वेज समझ में आ गई ना, जिसने अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन बना लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which n different price, in which n different price can be distributed among, can be distributed among, can be distributed among m, और खास बात लिखना है m is less than n, n डिफरेंट प्राइस है, m पर्सन में डिवाइड करना है, बिटवीन m persons, if each is
to receive at most n-1 प्राइस, ठीक है ना, मतलब हर एक बंदा मैक्सिमम n-1 प्राइस रिसीव कर सकता है, रटेगी नहीं, समझ में आया ना। n-1 प्राइस रिसीव करना है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो समझ में आ चुका हो। टोटल निकालो एक बार, टोटल कितना आएगा, टोटल प्राइस, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे सिंपल हो गया, देखो n ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट बॉक्सेस में रख रहे हो। अरे अब r डिफरेंट बॉक्सेस ही हो गए क्योंकि n पर्सन है, n पर्सन तो डिफरेंट ही होंगे ना, तो वो तो सिंपल हो गया, r बॉक्स मतलब n डिफरेंट पर्सन, m⁻n। अब ध्यान से देखो, हर एक बंदे के पास मैक्सिमम n-1 प्राइस से जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम n-1 प्राइस चाहिए तो मैं ऐसे केस लिखूंगा कि किसी कभी भी एक भी बंदे को n प्राइस नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि n प्राइस मिल गए तो कोई ना कोई बंदा खाली रह जाएगा। n प्राइस मिल गए, सबको सपोज करो m पर्सन है, m पर्सन में से मैंने एक पर्सन उठाया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, समझ में, फर्स्ट पर्सन उठाया। अब इसको मैंने दे दिए n-1 प्राइस, कितने दे दिए, बाकी बच गया कितना, 1 प्राइस, बाकी बच गया कितना, 1 प्राइस। अब क्या रिमेनिंग पर्सन कितने, m-1। अब क्या, तो m-1 पर्सन में से m-1 पर्सन को m-1 पर्सन से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1 प्राइस को, नॉट पॉसिबल ना। तो फिर इस केस में क्या करूंगा, माइनस, बट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट मोस्ट m-1 प्राइस, n-1 प्राइस, मतलब मैक्सिमम हो सकता है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम n प्राइस टू m पर्सन्स। टोटल वेज कितने आएंगे, टोटल m⁻n माइनस, तो मैं क्या करूं, वो वेज घटा दूं जिसमें है ना, जिसकी वजह से n-1 प्राइस नहीं दे सकते, इससे कम ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया दिक्कत होगी। तो माइनस कितना, m, ये मेरा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक फंडा लिख लो, हालांकि वो मैं अभी कराऊंगा नहीं क्योंकि तुमने अभी सेट थ्योरी पढ़ी नहीं है। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम आता है, वेन डायग्राम आता है फॉर्मूला, अभी डायरेक्ट नोट के लिए बेस में लिख लो, ठीक है ना, उसको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n objects into r different boxes, कंडीशन देखते चलना, r different boxes, empty boxes are not allowed, empty boxes are not allowed। पहला केस क्या था, empty box are allowed, पहला केस क्या था, टोटल पॉसिबल कैसे निकाला आपने, r रेज़ टू द पावर n, लेकिन यहां थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा नहीं बहुत कुछ चेंज होगा। अपने टॉपिक पढ़ा था नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, ध्यान गया, वो यही केस है, ठीक है ना। ऑन्टो फंक्शन मतलब मैपिंग कर रहे हो डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के साथ क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट कोडोमेन के साथ क्या होना चाहिए, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो ये तो वही बोल रहा है ना, नॉट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एम्प्टी। इज दैट क्लियर, ऑन्टो फंक्शन की डेफिनेशन यही थी क्या, ठीक है ना। allowed or in each box at least
एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज पुट n ग्रेटर देन r, ये और खास बात है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो वही तो केस है। ऑनटो फंक्शन में ये बोलता है क्या कि जो इमेज बनेगा ना, कम से कम एक एलिमेंट बनेगा। सेम इमेज 2 एलिमेंट का भी हो सकता है, 3 एलिमेंट का भी हो सकता है। यही तो बात बोला कि एटलीस्ट एक बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका बेस लिखना, ये अपन पढ़ाएंगे कैसे, जब हम वेन डायग्राम सीख ले वहां मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। या फिर डी अरेंजमेंट करेंगे, ये पर वेन डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको लिखना नोट डाल के सीधा, टोटल आर रेज़ टू पावर n, टोटल इमेज ऐसे निकालते हैं क्या, टोटल पॉसिबल है इमेज माइनस आर सी वन इंटू आर माइनस वन रेज़ टू पावर n प्लस आर सी टू इंटू आर माइनस टू रेज़ टू पावर n माइनस आर सी थ्री आर माइनस वन रेज़ टू पावर n प्लस आर सी फोर आर माइनस ये 3 लिखना यार, आर माइनस 4 रेज़ टू पावर n एंड डॉट 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 प्लस ऑफ लास्ट टर्म लिख देना माइनस 1 रेज़ टू पावर r माइनस 1 आर सी आर माइनस 1 इंटू 1, ठीक है ना। ये फंडा है, यही तो अपना किसका था, मैपिंग्स का। मैपिंग में इधर कितने ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इधर कितने इमेज, ये क्या थे, आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। n इज ग्रेटर देन r, यही केस पढ़ाया था मैंने, ठीक है, अगर तुमको ध्यान हो तो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, बैठेगा नहीं। इन नेक्स्ट क्लास आई थिंक टॉपिक विल फिनिश, हालांकि अभी और भी है, लेकिन वो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक छोड़ूंगा वो तुम बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ पाओगे। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो भैया एक बात बताओ, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, सॉरी आइडेंटिकल बॉक्सेस नहीं ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एक ही बात है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम आइडेंटिकल बॉक्स की बात कर रहे हो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो इस केस में तो बॉक्स का कोई मतलब, बॉक्स कितना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करूं मैं, तो कोई भी बॉक्स हटाओ, कोई भी, अब तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बॉक्स कैसे एक जैसे, ऑल द बॉक्सेस आर सेम प्रोसेस। अब यहां पर सी आर पी आर लगाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू सी आर पी आर बिकॉज ऑल द बॉक्सेस, सॉरी ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। कोई भी बॉक्स हटाओ, अरे रेड बॉल बोलते हैं, और रेड बॉल सारे के सारे एक जैसे पड़े हैं, ठीक है ना। या फिर तुम्हें बोल दूं मैं कि तुम्हारा कंफ्यूजन कर, तुम एक क्रिकेट टीम चूज कर रहे हो, ठीक है ना। क्रिकेट टीम मतलब गली गली क्रिकेट, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, ठीक है ना। इतने खुश मत हो, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर रहे हो, गली क्रिकेट सेलेक्ट कर रहे हो अपनी खुद की टीम के लिए, यू आर एज अ कैप्टन एंड नाउ यू हैव 10 ऑप्शंस बिकॉज 11th प्लेयर यू आर, ठीक है ना। सो नाउ यू हैव 10 ऑप्शन एंड 10 के 10 प्लेयर तुम्हें इक्वली वेटेज दिख रहे हैं, सबके सब शानदार प्लेयर हैं, सबके सब शानदार बॉलिंग भी कर लेते हैं, सबके साथ शानदार बैटिंग में क्या बोलते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं और विकेट कीपिंग कर लेते हैं और फील्डर भी अच्छे हैं। अब तुम कंफ्यूज हो गए ना सर किसको लूं मैं, सबके सब तो अच्छा खेलते हैं और तुम्हें 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तुम्हारे पास 20 ऑप्शंस है, बिकॉज 10 प्लेयर दूसरे वाले के लिए छोड़ देना, ठीक है ना। कितने ऑप्शन है, 20 ऑप्शन है, तो दूसरा वाला 10 को चूज करें उस पर डिपेंड करता है। बट नाउ यू हैव हाउ मेनी ऑप्शन, कोई भी चूज करूं सर, कोई भी प्लेयर डाउन, सबके सब एक जैसे प्लेयर हैं। मैं तो अपनी तरफ से मेरी टीम को जिताने की कोशिश करूंगा ना, हाँ भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अच्छे से अच्छा प्लेयर चूज करूंगा, लेकिन वहां तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है, हर एक प्लेयर पर भरोसा है, राइट है कि नहीं। अब मैच कैसा होने वाला है, क्योंकि 10 प्लेयर तो सेम 10 प्लेयर उधर जाने वाले हैं, सेम 10 प्लेयर इधर आने वाले हैं, तो मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, राइट है कि नहीं। है खुश हो रहे हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देख के, हैं तो इधर देखो तुम्हारे पास इस केस में कोई ऑप्शन है क्या भाई, किसी प्लेयर को उठा लो, सेमी प्रोसेस देगा, सेमी रिजल्ट देगा। हालांकि वो तो मैच वाइज चांस पता चलता है क्या होता है प्लेयर का, ठीक है ना। तुमने उठा लिया, कोई भी उठाओ तो तुम्हारे पास पहला ऑब्जेक्ट चूज करने के लिए उसके पास कितना, एक ही तो ऑप्शन है, किसी प्लेयर को उठा लो सर, किसी को भी, एक ही तो ऑब्जेक्ट, ऑप्शन भी देखिए। नो नो नो, यू आर नॉट अरेंजिंग देम, यू आर सेलेक्टिंग देम, थिंक अबाउट, यू आर नॉट अरेंजिंग देम, यू आर सेलेक्टिंग देम, ओनली यू नीड टू सेलेक्ट। और क्रिकेट टीम तुम्हें अरेंज करने की जरूरत है क्या, अरे तुम्हें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी प्लेयर कहीं पे बता रहो,
मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोला कि बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर, फलाना ऑर्डर, ढिगाना, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तुम्हारा नहीं करना, मैंने बोला ना सारे प्लेयर बॉलिंग भी कर लेते, सारे प्लेयर बैटिंग भी कर लेते, और तुम बताओ बॉलिंग उनकी 150 से एबव। अब तुम बताओ, अब तुम कैसे चूज करोगे भाई? किसी भी प्लेयर कहीं पे भी खिलाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? सारे प्लेयर अच्छे ही खेलेंगे ना कहीं पे भी, बस एक्सेप्ट यू बिकॉज यू आर कैप्टन, और तुम्हारी चॉइस फिक्स है, तुम 11th प्लेयर हो, राइट है कि नहीं? तो भाई 10th प्लेयर कहीं पे भी खिलाओ, अच्छे ही प्लेयर है मसाले से। तो ऐसे ही ये बोल रहा है, तो वहां तुम्हें अरेंज करने की जरूरत नहीं, किसी प्लेयर कहीं पे भी खिलाओ, एक ही ऑप्शन है, मुझे बस खिलाना है, समझ में आई? ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनना है और किसी के बारे में सुनना है। बॉक्सेस क्या करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ एक नोट डाल लेना, एक स्टार डाल लेना, एक लाइन लिखना है इसमें, n identical objects are different boxes, n identical objects in are different boxes, boxes कैसे हैं? डिफरेंट। शानदार चीज होने वाली है। तो इस केस में क्या करोगे, ध्यान रख लेना, ओनली रिमेंबर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओनली number of objects are important, ठीक है ना? it is no use of consider about the boxes, what objects they hold, जरूरत है क्या? अरे क्या वो ये सोचा है मैं कौन सा ऑब्जेक्ट रखूं, सारे आइडेंटिकल है भाई, कंफ्यूज हो जाएगा, राइट है कि नहीं? समझ पाएंगे बस। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल 4 identical objects in 2 different boxes, देखो कैसे, नंबर ऑफ बेस तुम खुद ही बताओगे, सुनना, इसमें तो प्रोसेस नहीं बता रहा मैं, ऐसे अब आगे डिफरेंट आने वाले केस आएंगे, उनमें कैसे करूं, लेकिन यहां तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस से कोई मतलब नहीं है। देखो ये रहा बॉक्स 1 और ये रहा बॉक्स 2, ये रहा नंबर ऑफ प्रोसेस। पहला केस, मैंने बॉक्स 1 को रखा खाली, तो ऑल द 4 ऑब्जेक्ट्स आर इन दिस ग्रुप, सो नंबर ऑफ इज 1। इज दैट क्लियर? अरे सही बात है साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बॉक्स इसमें रखा, 3 बॉक्स इन दिस ग्रुप, नंबर ऑफ बेस 1। सेलेक्ट करने की जरूरत है क्या? अरे सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। 2 ग्रुप, 2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस ग्रुप, 2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस ग्रुप, 1। इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट 3 इन दिस वन, 1 इन दिस ग्रुप एंड 1, नंबर ऑफ बेस कितना? 1। ओ भाई साहब सारे ऑब्जेक्ट इधर ले आओ, इधर क्या छोड़ा? कुछ नहीं, खाली कर दिया, बेचारे को बर्बाद कर दिया। तो बताओ मुझे टोटल बेस कितने हो गए? टोटल बेस तुमने बोला सर 5, देख लो मेरे लाल, 1 2 3 4 5 काउंट करना पड़ता है ना, ठीक है ना? अच्छा जी, बोलो चलते हैं आगे, ठीक है ना? अब अगर 3 बॉक्स कर देता ये, तब भी 5 ही ऑब्जेक्ट रहेंगे, तब भी 5 ही बेस रहेंगे। यहां पर तुमने एम्प्टी बॉक्स अलाउड कर रखा है। इन दिस केस बॉक्स 1 इज एम्प्टी एंड इन दिस केस बॉक्स 2 इज एम्प्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो मुझे तो ओनली क्या बोला, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 2 डिफरेंट बॉक्स कितने भी करो, 3 डिफरेंट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान रखो कितने आएंगे, n ऑब्जेक्ट तो n + 1, n - 1 तो n, सिंपल, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब सुनिएगा,
अब इसके आगे केस चलेंगे, सुनो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n identical objects, सुन लेना, केस वही चल रहा है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन आर डिफरेंट बॉक्सेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल बोल दे तो और ऑब्जेक्ट डिफरेंट बोल दे तो? बॉक्सेस आइडेंटिकल बोल दे और ऑब्जेक्ट डिफरेंट बोल दे तो मैंने कहीं क्वेश्चन कराया तभी, एन ऑब्जेक्ट को 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस रिप्लेस करना था, तो तुमने क्या किया 2 का डिवाइड, क्योंकि आइडेंटिकल केस में तुम जो केस चूज कर रहे हो ना, तुमने n बार चूज किया, 2 आइडेंटिकल मतलब 2 बार तुमने केस काउंट कर लिए, एक ही केस को 2 बार काउंट कर लिया। 3 आइडेंटिकल, एक केस को 3 बार आइडेंटिकल काउंट कर लिया। ऐसी n आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो डिवाइड बाई वही करना है, जितने आइडेंटिकल उसका डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। लेकिन बॉक्सेस अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो तो वहां केस थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्या बोला है, आर डिफरेंट बॉक्सेस, कहां गया है, इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है। आप देखते इसकी स्टडी करते हैं, सुनिएगा, इसकी स्टडी थोड़ी खतरनाक सी, देखना। मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स को, जो फ्लोर, जैसे ये फ्लोर है या फिर जो भी ये ग्राउंड फ्लोर है, मैंने क्या किया, एक रो में बिठा दिया n ऑब्जेक्ट्स को। सर ऑब्जेक्ट 1 को लिख दिया मैंने O1, O2, O3, O4, O5 डॉट 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 ON, ठीक है ना। लेकिन ये सारे के सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, राइट है कि नहीं। सुनना मेरी बात, अब ध्यान से देखो, बॉक्स कितने, बॉक्स भी मेरे पास कितने हैं, अरे बॉक्स भी कितने, बॉक्स आर है ना, और आर डिफरेंट बॉक्सेस। बॉक्स को मैंने क्या किया, बॉक्स को भी फ्लोर में लाइन में बिठा दिया, B2, B3 डॉट 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 BR, आर डिफरेंट बॉक्सेस। सुनिएगा क्या बोलने का मुझे, अब तो बहुत इजी हो गया। अरे राम, अब देखो ध्यान से, अब हर एक बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए कम से कम। तो ये जो लेफ्ट साइड की जो प्लेस है ना, और राइट साइड की प्लेस नॉट काउंट, फॉर नो बॉक्स remain empty, then place of left side of first box and right side of last box will not count, will not count। अब तुम्हारे समझ में एक बात आइडिया आ गई, सर मेरे पास प्लेस कितने, मैंने कहा पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, अप टू डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये कौन सा हो गया, R-1th प्लेस, नॉट आर्थ प्लेस। अरे आर्थ प्लेस कैसे, 1 2 3 यहां से लगा आर और ये होता R+1, तो ये तो R-1 प्लेस ही, तो यहां से प्लेस नाउ नॉट काउंट। तो नंबर ऑफ प्लेस कितने हो गए, R-1। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ये लाइन लिख दी ना, सिमिलर केस, सिमिलर कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट के पास कितने प्लेस, ऑब्जेक्ट के लिए हो गए N-1 प्लेस, नंबर ऑफ प्लेस
places for objects कितना हो गया n-1 और बॉक्सेस के लिए r-1। तुमने n-1 r-1 पता क्या किया है, पार्टीशन किया है हर एक ऑब्जेक्ट के बीच पार्टीशन, सिमिलरली हर एक बॉक्सेस के बीच पार्टीशन, राइट है कि नहीं। अब यहां से तुमने खाली बॉक्स हटा दिए, खाली इन दो केसेस में आएंगे, ठीक है ना, तो तुमने खाली बॉक्सेस हटा दिए। अब रिमेनिंग जो तुम्हारा प्लेस है ना n-1 प्लेस, यानी कि n ग्रेटर या बोला यार लिख लेना n ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल प्लेस n-1 ऑब्जेक्ट में से मैं इतने मतलब n-1 प्लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा r-1 से, तो n-1 प्लेस में से मैं r-1 प्लेस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। r-1 प्लेस का ऑब्जेक्ट इनमें से ये जो तुम्हारे पास पार्टीशन दिख रहा है ना, इनमें से मैं कितने प्लेस है मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट बॉक्सेस के लिए कितने r-1 से कम होगा, तो मैं क्या करूंगा n-1 प्लेस में से r-1 प्लेस सेलेक्ट करूंगा और वो r-1 इन बॉक्सेस r-1 बिठा दूंगा, ठीक है ना। सो नाउ selection of r-1 places from n-1 places या पार्टीशन एक ही बात है, places from कितना आएगा n-1 c r-1। अब ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए उनको इन r-1 बॉक्सेस में बिठा दूंगा, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ वेज कितना आ गया n-1 c r-1, इज दैट क्लियर। जब कब कंडीशन व्हेन नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए हर एक बॉक्स में, ये कंडीशन है। तो क्या किया तुमने, ऑब्जेक्ट और बॉक्सेस के बीच पार्टीशन कर दिया, दोनों ही केस पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाले प्लेस को खाली छोड़ दूंगा, लूंगा नहीं, तो टोटल प्लेस यहां पर n-10 एंड इन दिस केस r-1, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो यहां पर क्या केस आ गया, यहां पर देखो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट प्लेस पार्टीशन आ गया, इनमें से r-1 पार्टीशन सेलेक्ट करूंगा, r-1 पार्टीशन सेलेक्ट करूंगा और उस r-1 पार्टीशन को मैं जो सेलेक्ट किया वहां किसके लिए सेलेक्ट करूंगा, वो सेलेक्ट करूंगा r-1 पार्टीशन बिटवीन ऑब्जेक्ट बॉक्सेस, जो भी पार्टीशन आएगा जो भी सिलेक्शन आएगा वो क्या करूंगा बॉक्सेस में बिठा दूंगा, राइट है ना, कोई बॉक्स खाली नहीं रहेगा, समझ में आएगा। तो ये तुम्हारा वेज आ गया। अब नेक्स्ट केस करते हैं, अगर बॉक्सेस खाली रहे तो, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, राइट है कि नहीं, बहुत शानदार चीज है। मेन चीज ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और लास्ट फॉर्मूला इसका यही है, किसका, ये पीएनसी का, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं, इसका खत्म हो जाएगा चैप्टर, इसके बाद थोड़ा सा कल पढ़ाएंगे वो जो भी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लो, ये जो कराया था इसका सेकंड केस, वो फर्स्ट था व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, एम्प्टी बॉक्स अलाउड तो इसका फॉर्मूला लिखना है n+r -1 c r-1, ठीक है ना, सिंपल, तो रखो बस, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट, अब इक्वेशंस की बारी करते हैं, बात करते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज व्हेन n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन r बॉक्सेस, n ऑब्जेक्ट से आइडेंटिकल व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टार्ट डाल के, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
इज इक्वल इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn xr लिखना xr इक्वल टू n। देखो कैसे सॉल्यूशन पूछे, इंटीग्रल मतलब वैल्यू सबकी जितने भी सॉल्यूशन है ना सारे कैसे होने चाहिए, इंटीग्रल। नॉन नेगेटिव मतलब आइदर जीरो और नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। जीरो नॉन नेगेटिव मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इंटीग्रल तो होल नंबर हो गए ना, राइट है कि नहीं। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, या तो जीरो है या जीरो से ग्रेटर इंटीजर है। तो वही कहानी हो गई कि बॉक्सेस या तो एम्प्टी रह जाए या फिर कम से कम एक बॉक्स हो। तो ये तो लास्ट वाली कहानी आ गई कि व्हेन एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड। और इसमें ये भी कंडीशन नहीं बोली है, इसमें कोई कंडीशन नहीं बोली है तुम्हें कि सारे के सारे जो इनके सॉल्यूशन x1 x2 हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है डिफरेंट भी आ जाए, हो सकता है x1 x2 x3 सारे के सारे सेम आ जाए, तो आइडेंटिकल केस भी अलाउड है। तो इस केस में क्या करूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू number of solutions is equal to number of distribution of n identical objects in r different boxes when empty boxes are allowed। कंडीशन लिखो भैया, तुमने क्या क्या सुना था, n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन, एम्प्टी बॉक्स अलाउड का यही केस है। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉरी इंटीग्रल एंड नॉन नेगेटिव। सेकंड केस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन क्या आएंगे, आइडिया तुम्हारे पास आ चुका है, जीरो को हटा दो मतलब एम्प्टी बॉक्स आर नॉट अलाउड। क्या बोलोगे, एम्प्टी बॉक्स आर नॉट अलाउड। कंडीशन वही है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का आर डिफरेंट बॉक्सेस में व्हेन एम्प्टी बॉक्स आर नॉट अलाउड। कंडीशन n-1 c r-1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब लिखते हैं क्वेश्चन। 95% इसका पीएनसी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज तो मैं इसकी बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है ना। लेकिन ग्रुप के लिए कंडीशन एक बात है, मुझे 7 डेज के अंदर सॉल्यूशन चाहिए। लास्ट 2 बुकलेट में किसी बच्चे ने ना तो 11th क्लास का ना 12th क्लास का किसी ने भी बुकलेट का सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का मुझे ना तो डाउट पूछा है, ना ही मुझे सॉल्यूशन पूछा है, ना ही मुझे किसी ने भेजा है। और मैंने इवन ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन दी है, बट ऑल द स्टूडेंट्स आर इग्नोरिंग। दिस इज नॉट फेयर, इसमें तुम्हारा ही लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ integral solutions of the equation x plus y plus z equal to 10। तो भैया r की वैल्यू कितनी, 3, r इक्वल टू 3, n कितना 10। कैसा सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, आंसर क्या 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, हाँ ना बोलना, कितना आ गया 12c2। ये तो कैसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर ऑफ, अच्छा कल को ये मत बोल कि नंबर के सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तुम यहाँ से, एक इक्वेशन कभी सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, समझ में आई ना बात। इस बात का ध्यान रखना, ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, यू कांट फाइंड द सॉल्यूशंस, ओके। कहीं तुम बोल दो मेरे को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव, find the number of positive
इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 12। कैसा पूछा है? इंटीग्रल, और कैसा? पॉजिटिव। तो n-1 CR-1, यहां फंडा क्या था? n प्लस R-1 CR-1, n कितना 10, तो लिखो भाई 12-1 C, R कितना 4-1 12C3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अगली क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ेंगे। हाँ भाई, पीएनसी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स फिनिश हो जाएगा। हालांकि एक टॉपिक ऐसा है जो तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम में समझ में आएगा, मल्टीनोमियल थ्योरम, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना? मल्टीनोमियल थ्योरम का जो फंडा है वो हम बाइनोमियल थ्योरम में सीखेंगे, यहां नहीं सीख सकते, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हें कोएफिशिएंट निकालना नहीं आता, वो कोएफिशिएंट क्या होता है वो अपन वही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है 11th 12th जो भी बच्चों जिनको जो बुकलेट भेज रहा हूं ना, उनको प्लीज सॉल्व करो। 2 बुकलेट मैंने 12th के लिए सेंड कर दी, 1 बुकलेट मैंने 11th के लिए सेंड कर दी। 12th के लिए मैंने आईटीएफ और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सेंड किया था, एक बच्चे ने भी सॉल्व नहीं किया, और 11th के लिए मैंने प्रोग्रेशन सेंड किया, किसने भी सॉल्व नहीं किया। दिस इज नॉट फेयर, इट इज अ लॉस फॉर यू, नॉट फॉर मी, क्योंकि डीपीपी सेंड करने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डीपीपी तुम्हारा अगर आधे घंटे का, तुम्हारा टाइम वेस्टिंग 1 घंटे का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। डीपीपी देंगे जब हम क्लास में मिलेंगे, रटेंगे नहीं, तो टाइम को वेस्ट मत करो, रटेंगे नहीं। तो पीएनसी फिनिश हो चुका है, और पीएनसी को नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डिटरमिनेंट्स, ओके? हालांकि स्टार्ट हो चुका है पर अभी वीडियो प्राइवेट में। उसके बाद हमारा होगा मैट्रिक्स, उसके बाइनोमियल थ्योरम, रटेंगे नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के इतना ही, कभी, एंड थैंक फॉर वॉचिंग।